हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अब तक एक्टिवेशन एनर्जी देख लिया है प्रीवियस क्लास में। ठीक है, अब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। सबसे पहला पार्ट जो होगा उसमें हमने क्या देखना है, अप्रॉक्स डिपेंडेंसी, मतलब टेम्परेचर से कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, बट ये अप्रोक्सीमेशन के सेंस में देखना है। और जो सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे वो देखेंगे एब्सोल्यूट डिपेंडेंसी, जहां पर कि हमको अरेनियस इक्वेशन देखना है। तो क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरे पास मतलब 10 मिनट का टाइम बचा है, तो मैं सोच रहा हूं कि यहां पर मैं पहले अप्रॉक्स डिपेंडेंसी खत्म कर दूं। ठीक है, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने रेट को ऐसा ही तो लिखा है, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू द पावर एन। अब देखो यहां पर मैंने एनसीईआरटी पर का दो स्टेटमेंट को नोट किया है, मैं उनको कोट कर रहा हूं, ध्यान देना है ना। लिख रखा है जनरली द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, और ये अरेनियस इक्वेशन में मैंने प्रीवियस पार्ट में थोड़ा बहुत रिलेट करके बताया था। मैंने डिटेल इसका नहीं बताया था, वो डिटेल हम लोग आगे देखेंगे, बट ये तो बता रखा था कि अरेनियस इक्वेशन में जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते थे तो पक्का बात है वहां पर रेट कांस्टेंट के बढ़ता था और उसके वजह से रेट में इंक्रीमेंट होता था। बट हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो तो डिस्कस करेंगे अप्रॉक्स डिपेंडेंसी। तो उसमें हमने क्या देखना है, देखो एक और एनसीईआरटी पर का कोट है, इन मोस्ट ऑफ द केस अ राइज ऑफ 10 केल्विन, है ना, 10 केल्विन या फिर 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 केल्विन अगर बढ़ाएंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाएगा, है ना। डिफरेंस की बात करें तो इसमें सेम ही आएगा इन टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो उस केस में क्या होता है, रेट डबल्स, रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और इन सम केसेस, और कुछ केस में हमको क्या मिलेगा, ट्रिपल्स, ये जो रेट है ये 3 टाइम्स हो जाता है ना। रेट ऑफ रिएक्शन में हमें ये देखने को मिलता है। बात क्लियर है। अगर हमने 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो उस केस में रेट या तो 2 टाइम्स होगा या तो 3 टाइम्स होगा, और कई बार इन बिटवीन होगा, मतलब 2 to 3 टाइम्स हम लोग बोल सकते हैं। मैक्सिमम रिएक्शन में हमने देखा, सारे रिएक्शंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम रिएक्शंस में हमने ये ऑब्जर्व किया। तो इस रिजल्ट से हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट डिराइव करेंगे जो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का होगा। इसको हमने दो रेट कांस्टेंट पर का रेशियो माना है, जिसका कि टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस मैंने लिया है। मान लो एक 35 लेंगे, दूसरा 25 लेंगे, मान लो एक 35 लेंगे, दूसरा 45 लेंगे। मान लो मैंने 100 लिया है तो या तो हमें 90 लेना पड़ेगा या फिर 110 लेना पड़ेगा। तो इन सारा टेम्परेचर्स पर जो रेट कांस्टेंट के है, इनका जो रेशियो होगा उसको हमने बोला है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखो इसको मैथमेटिकली देखते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा है म्यू इक्वल टू, यही जो म्यू है इसको मैंने बोला है टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना। तो म्यू इक्वल टू यहां पर क्या लिखा है, म्यू इक्वल टू के टी प्लस 10 डिवाइडेड बाई के टी। ठीक है, अब देखो के क्या होता था, के से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे रेट कांस्टेंट को। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10, मान लो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया के 35। ठीक है, तो पक्का बात है के टी क्या रहा होगा, इससे 10 डिग्री कम, मतलब के 25। तो अगर मान लो हमने दो रेट कांस्टेंट जो कि एक 35 डिग्री सेल्सियस पर ले रखा है और एक 25 डिग्री सेल्सियस पर ले रखा है, उसके रेट कांस्टेंट का जो रेशियो होगा उसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको कि हमने क्या कहा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये मैक्सिमम टाइम्स हम लोग यही 25 to 35 के रेंज में रखते हैं। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि 37, अगर मान लो ये 37 बना दिया तो इसको क्या बोल सकते हैं, के 27। एग्री कर रहे हो? हम लोग ये किसी के लिए लिख सकते हैं। मान लो कि हमने 95 लिख दिया तो यहां पर नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इससे 10 डिग्री कम, जस्ट के 85। तो याद रखना ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, 10 डिग्री ज्यादा और नीचे में 10 डिग्री कम। इन दोनों पर का रेट कांस्टेंट पर का ये जो रेशियो है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब आप ये बताओ कि रेट इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, रेट इक्वल टू हम लोग लिखते हैं रेट कांस्टेंट, और यहां पर हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स होता है। मान लो ऑर्डर मैंने एन लिख दिया है, तो कोई एक रेट के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं। मान लो रेट 1 के लिए मैंने लिखा K1 और कंसंट्रेशन टर्म टू द पावर n, हमें नहीं पता ये किस ऑर्डर पर का है। उसी तरह रेट 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं K2
मैंने एक्चुअली टेम्परेचर बदला है और कंसंट्रेशन को मैंने नहीं बदला, कंसंट्रेशन मैंने वही रहने दिया। तो देखो अगर इन दोनों का रेट का रेशियो का बात करेंगे, इन दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ना R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा K1 अपॉन K2। तो देखो अगर K1 और K2 रेट कांस्टेंट में जो रेशियो आएगा वही तो रेट का भी रेशियो आएगा। तो हम लोग इसको कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ना, देखो क्या है, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट्स, है ना, ऑफ अ रिएक्शन एट टू टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ये जो दोनों टेम्परेचर होंगे, मान लो एक T1 है और एक T2 हमने ले रखा है, तो इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितना का होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस का। क्लियर है बात। अब देखो इसमें प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जाते हैं। तो इसमें हमें कोई दो वैल्यू दे रखा होगा और तीसरा वैल्यू हमें निकालने को बोल रहा होगा। अब देखो इस पर सवाल कैसा रहेगा, ठीक है, मान लो म्यू का वैल्यू दे रखा है यहां पर 2, टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में बोल रहा है ये 2 है, और रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है किसी एक टेम्परेचर पे, मान लो 37 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस पे मान लो दे रखा है 5, और आपसे पूछा है बताओ आपके 47 कितना होगा, ठीक है। तो ये अननोन क्वांटिटी, कुल मिला जुला के हमारे पास एक ही तो फॉर्मूला है, म्यू इक्वल टू KT प्लस 10 अपॉन KT, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर T के जगह पर आपने 37 रख दिया तो KT प्लस 10 कितना हो जाएगा, K47, तो हम लोग इसको यहां पर रख सकते हैं ना, तो म्यू इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं K47 अपॉन K37, क्या सिंपल बात है ना। अब देखो हमें निकालना है क्या, K47, हमें क्या दे रखा है म्यू, हमें क्या दे रखा है K37, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, K47 इक्वल टू म्यू इंटू K37, तो म्यू का वैल्यू देखो क्या दे रखा है 2 इंटू, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, K37 क्या 5, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ये वैल्यू कितना आ जाएगा 10। आसान सा सवाल है। अब देखो कई बार हमारे पास सवाल क्या आ जाते हैं जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस 20 का होगा, मान लो कहीं पर ऐसा सवाल दे रखा है म्यू इक्वल टू 2, ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, दे रखा है K37 इक्वल टू दे रखा है मान लो 5, और हमें इस बार पूछ क्या रहा है K57, आप बताओ K57 क्या होगा। तो देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले मान लो हम लोग 47 अगर निकाल लें, उसके बाद 57 निकालना आसान हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास फॉर्मूला तो एक ही है, म्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना K47 अपॉन K37। अब देखो म्यू का वैल्यू यहां पर क्या दे रखा है 2, और 37 के लिए मान लो हमें वैल्यू दे रखा है 5, तो K47 हमारा क्या आ गया था, अभी हमने निकाला था ना, ये मान लो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 5 इंटू 2 जो कि हमारा कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब देखो यही म्यू इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू K57 डिवाइडेड बाई K47, ठीक है। अब देखो K47 अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है, कितना है 10, ये वैल्यू 10 और ये वैल्यू वापस से क्या दे रखा है 2, तो देखो K57 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, K57 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू यहां पर 10, है ना, तो ये कितना आ गया 20, कितना आसान बात है ना। अब चलो टेम्परेचर पर का वैल्यू अगर और बढ़ाते हैं, मान लो कहीं पर दिया हुआ है म्यू इक्वल टू T, ठीक है, और K27 आपको दे रखा है 5, अब इस बार आपसे पूछा है K57, ठीक है, K57 कैसे करोगे, तो पहले 27 से आप क्या निकालोगे 37, 37 से क्या निकालोगे 47, 47 से क्या निकालोगे 57, तो इतना सारा आपको करोगे। देखो जैसे सबसे पहला आप जो कर रहे हो, है ना, म्यू इक्वल टू आप जो सबसे पहला करा आपने K37 अपॉन K27, एक्चुअली हम लोग चाह रहे हैं कि इसको जनरलाइज कर दें ना, तो ये वैल्यू जो आ गया हम लोग इसको लिख सकते हैं K37 इक्वल टू K27 इंटू म्यू, राइट, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह फिर क्या आपने देखा था म्यू इक्वल टू K हम लोग लिख रहे थे 47 अपॉन K37, ठीक है। अब देखो K37 का वैल्यू अगर आपने यहां पर पुट कर दिया तो देखो K47 इक्वल टू क्या आ जाएगा, K47 देखो ये वैल्यू हमने यहां पुट किया है, तो देखो म्यू 2 टाइम्स आ गया ना, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको K27 इंटू म्यू पर का स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हमारा क्या आया 47 पर का। अच्छा सिमिलरली अगर 57 के लिए है तो देखो म्यू का वैल्यू म्यू एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही तो होगा, तो K
57 इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 27 इंटू म्यू टू द पावर क्यू। अब आप एक चीज गौर करो, यहां पर जो टेम्परेचर है वो 57 से 27, मतलब 57 से लेके आप 27 आप सब्सट्रैक्ट करो तो कितना आया 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसको 10 करके डिवाइड करोगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो अब ये जो 3 है ना ये इसके पावर में आ जा रहा है, देखो यहाँ पर पावर में आ जा रहा है। और ये जो मिनिमम टर्म था कि 27 इंटू म्यू टू द पावर 3, तो इसको हम लोग अगर जनरलाइज करना चाहें तो हम लोग जनरलाइज करके लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मान लो कहीं पर म्यू का वैल्यू दे रखा है x, है ना, और K10 आपको दे रखा है 4, सिंपल है। अब आपसे पूछ दिया है K90 बताओ आप, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट पहले माइनस करोगे, है ना, टेम्परेचर में कितना का चेंज आ रहा है, तो देखो 90 में से आप 10 सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या 80 का चेंज आ रहा, आप 10 करके डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा ना, है कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चे, ऐसे लिख सकते हो K90 इक्वल टू K10 इंटू ये क्या म्यू का वैल्यू आपने लिख रखा है x, और x टू दी पावर यहां पर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलो अब हम एक सवाल कर लेते हैं। देखो ये सवाल 2012 में AIPMT ने पूछा था, ठीक है, प्रीलिम्स में। देखो क्या है, इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कोई बात नहीं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट इज डबल्ड। रेट इज डबल्ड बच्चे, इसका मतलब म्यू का वैल्यू क्या दे रखा है, यहां साफ पता चल रहा है म्यू का वैल्यू है 2। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस, भाई 10 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हो रहा, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम। ठीक है, तो देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो 100 में से आप 10 सब्सट्रैक्ट करो तो कितना हो गया 90। अब मान लो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट के हिसाब से बनाना चाहोगे तो हर 10 डिग्री पर आपको क्या एक चेंज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, और आपको अब क्या मिला क्या कि हर एक 10 डिग्री टेम्परेचर पर डबल होता जाएगा, तो कितना बार 10 डिग्री रिपीट हो रहा है, तो देखो मैंने यहाँ 10 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया 9 टाइम्स। ठीक है, और यहां पर म्यू का वैल्यू क्या दे रखा है, म्यू का वैल्यू डबल, म्यू का इक्वल टू 2 दे रखा है। तो बताओ बच्चे कितना टाइम्स चेंज हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ना K मतलब जो 100 डिग्री होगा वो इक्वल टू हो जाएगा K10 इंटू म्यू टू दी पावर क्या 9। ठीक है, अब देखो म्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, K10 यहां पर लिख दिया मैंने, म्यू का वैल्यू हो गया है 2 और 2 टू दी पावर 9, 2 टू दी पावर 9 कितना होता है बच्चे 512, मतलब सोचो 512 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको नजर आ रहा होगा 4th ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं। एक्चुअली आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, जैसे कि मैंने पहले बता रखा था। अब मैं नेक्स्ट क्लास में डील करूंगा एब्सोल्यूट डिपेंडेंसी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखने वाले हैं, एब्सोल्यूट डिपेंडेंसी, जहां पर हम लोग देखेंगे अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, आज यही रखते हैं।